नमस्ते प्यारे अभ्यर्थियों, जैसा कि आपको पता ही है कि पटवार भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। 10 से 24 जनवरी परीक्षा का आयोजन किया जाना है। हमारे पास 3 महीने हैं। कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। फाइनल ये मौका हम नहीं चुकेंगे। इस बार फाइनल हम सिलेक्शन लेंगे। आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? पटवार परीक्षा का सिलेबस क्या है, इस 300 नंबर के सिलेबस को किस तरह से उन्होंने विभाजित किया है, सबसे पहले उस बात को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो 300 नंबर का पेपर है उस 300 में से हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, कि हमको 300 में से कितने नंबर लाने हैं कि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। इसको देखने के लिए हम 2-5 मिनट डिस्कस करेंगे पिछली कट ऑफ का, कि पिछली बार नॉन टीएसपी और टीएसपी की कट ऑफ क्या थी, और पिछली बार की कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए इस बार 300 नंबर के पेपर में हमको कितने अंक लाने हैं, कितने क्वेश्चन सही करने हैं। तो पहले सिलेबस देखेंगे, सिलेबस का विभाजन करेंगे, इसके बाद पिछली कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। पिछली कट ऑफ के बारे में बात करने के बाद तीसरे स्टेप में अपन बढ़ेंगे कि भाई जो पिछली कट ऑफ टीएसपी और नॉन टीएसपी की ये थी, तो इस बार मुझे इतने अंक 300 में से लाने ही लाने हैं। तो अगली बात अपनी ये रहेगी कि भाई जो पटवारी का सिलेबस है उस सिलेबस में 300 नंबर का जो अंक विभाजन कर रखा है, इस अंक विभाजन के अकॉर्डिंग हमारा प्रत्येक विभाजन में जो अंकों का वेटेज है, जो प्रश्नों का वेटेज है, उसमें से इतने प्रश्न तो सही होने ही चाहिए। उस हिसाब से हमको तैयारी करनी है। तो तीसरी बात हम करेंगे लक्ष्य की तरफ, कि 150 में से कितने प्रश्न सही होने चाहिए, और जो विभाजन कर रखा है उस विभाजन में कितने प्रश्न हैं, और इस प्रश्नों में से हमको कितने प्रश्न सही करने हैं, किस तरह से हमको वो अंक प्राप्त करने हैं। फिर चौथी बात करेंगे कि हमने अगर लक्ष्य निर्धारित कर दिया है कि पटवारी में सफल होना है, तो पिछली कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए इस बार 300 नंबर में से इतने नंबर लाने हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या योजना है। जो हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं उस लक्ष्य को पूरा कैसे करें। तो 4 बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो से आप बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त करोगे। इस वीडियो के माध्यम से आप परंपरागत पढ़ना छोड़ करके योजनाबद्ध तरह से पढ़ाई करोगे, और आप 3 महीने का इतना अच्छी तरह से उपयोग करोगे कि आप फाइनल सिलेक्शन लेकर छोड़ोगे। ठीक है, क्लियर है? स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को, डिस्कस करते हैं आपसे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिलेबस की। तो मोटे तौर पर तो आप सबको पता है, लेकिन ओरली में आपको एक फाइल के माध्यम से बता देता हूँ। 300 नंबर का पेपर होना है, और 300 नंबर का जो पेपर है उसमें भी विभाजन कर रखा है। विभाजन क्या कर रखा है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास में है भारत का जीके और जनरल साइंस। भारत के जीके में क्या पूछा जा रहा है, तो भारत का भूगोल। उसके अलावा क्या पूछा जा रहा है, तो भारत का संविधान या राजनीतिक विज्ञान। इसके अलावा क्या पूछा जा रहा है, तो भारत का इतिहास। और इसके अलावा क्या पूछा जा रहा है, समसामयिक घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स। और उसके अलावा क्या पूछा जा रहा है, सामान्य विज्ञान। तो कितनी स्टेप हो गई? सामान्य विज्ञान 1, भारत की ज्योग्राफी 2, राजनीतिक विज्ञान 3, इतिहास 4 और करंट अफेयर 5 सब्जेक्ट हैं भारत के जीके को अगर ध्यान में रखें। इन 5 को मिलाकर के कितने नंबर के प्रश्न बनने हैं? कितने प्रश्न बनने हैं? तो 38। और अंक भर कितना है? प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, तो 76। 300 नंबर में से 76 को ये कवर करेगा, 38 क्वेश्चन को ये कवर करेगा। अब पहली बार ये पटवारी के जीके में जोड़ा है। पिछली बार प्री और मेंस 2 पटवारी के एग्जाम हुए थे। इसमें पॉलिटिकल साइंस को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरा जीके उसमें नहीं था। तो इसकी क्या प्लानिंग होगी वो अपन अगले स्टेप में देखने वाले हैं। दूसरा, भारत के जीके को कंप्लीट करने के बाद अपने पास में अगला जो अंक विभाजन है उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी। वो बात की बात है कि जो सिलेबस का वर्गीकरण दे रखा है उसमें राजस्थान ज्योग्राफी का वर्गीकरण नहीं दे रखा है, लेकिन ये जो इंडेक्स दे रखा है उसमें राजस्थान ज्योग्राफी शब्द मेंशन कर रखा है। तो अभ्यर्थी बहुत उधर जुल में है कि यहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी दे रखी है लेकिन वर्गीकरण में राजस्थान की ज्योग्राफी नहीं दे रखी है, तो क्या करना है। तो मेरी राय के अनुसार तो आप पहले राजस्थान ज्योग्राफी को छोड़ दें,
पूरा सिलेबस कवर हो जाए और आपके पास टाइम बचता है तो राजस्थान ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लें, या फिर आप ऊपर ऊपर का राजस्थान ज्योग्राफी देख करके जाएं। जितना दूसरे सब जैसे राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति की तरफ आप ध्यान दोगे, उससे कम ध्यान आपको राजस्थान ज्योग्राफी की तरफ देना है, लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी आप पढ़कर ही थोड़ा सा जावें। अगला है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, और राजस्थान से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस। इन सब से मिलाकर के प्रश्न बनने हैं 30, और ये 300 नंबर में से कवर करेगा कितने को, तो 60 को। ये सिलेबस तो आप सबको पता है। सिलेबस के बाद जो आगे हम बढ़ने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। अगली बात करें तो तीसरे स्टेप में 300 नंबर के पेपर में अंक और प्रश्नों की संख्या को विभाजित करें तो 2 लैंग्वेज हैं, एक लैंग्वेज है हिंदी और दूसरी लैंग्वेज है अंग्रेज़ी। दोनों को मिला करके क्वेश्चन बनने हैं 22, और ये टोटल 300 नंबर में से कवर करेगा 44 नंबर को। ठीक है, चौथे स्टेप में अपन बढ़ें तो चौथे स्टेप में 2 विषय वस्तु हैं, एक तो रीजनिंग और रीजनिंग के साथ में गणित। थोड़ा सा गणित से डरने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छी खबर है कि गणित के साथ में रीजनिंग दे दी है, तो अगर किसी का गणित पक्ष कमज़ोर है तो रीजनिंग पक्ष के माध्यम से वो इसको बैलेंस में ला सकते हैं। और दूसरा, पूरे ऑल ओवर पेपर को देखा जाए तो थोड़ा सा गणित का वेटेज इस बार कम है। फिर बात करें इसमें तो 45 नंबर जो हैं, 45 अंक जो हैं, 45 क्वेश्चन जो हैं वो गणित और रीजनिंग में से पूछे जाएंगे। और कितने अंकों को वो कवर करेगा, 90 अंकों को। और लास्ट है सामान्य कंप्यूटर, क्योंकि आजकल तो डिजिटल ज़माना है तो पटवारी को तो अपडेट कंप्यूटर के मामले में रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है 15, और ये 300 नंबर में से कवर करता है 30 नंबर को। तो टोटल आपके प्रश्न बनेंगे 150, और 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल आपका पेपर बनेगा 300 नंबर का। हर प्रश्न के गलत करने पर 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा, यानी आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक राइट वाला भी आपका गलत हो जाएगा। ये तो बेसिक हो गया। वर्गीकरण अपन सिलेबस में अभी जा नहीं रहे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा और मुझे आपको बहुत अच्छी बातें आगे के स्टेप में बतानी है। तो 300 नंबर का पेपर अपना हो चुका है। ये एक स्लाइड आपके साथ में मैंने साझा कर दी। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड की तरफ अपन चलें तो 300 नंबर में से कितने नंबर लाएं अपना सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है, ये अपन अनुमान कैसे लगा सकते हैं, जो पिछली कट ऑफ रही थी उसके आधार पर। तो हमको जाना पड़ेगा कहाँ, पिछली कट ऑफ की तरफ। तो पिछली कट ऑफ अपन एक बार देख लेते हैं कि 300 नंबर में से कितने प्रश्न सही होने चाहिए, 150 में से कितने प्रश्न सही होने चाहिए, और 300 में से कितने नंबर आने चाहिए। तो चलते हैं पिछली कट ऑफ की तरफ। तो पिछली बार प्री और मेन 2 हुए थे। मेन की कट ऑफ, मेन के पेपर के बाद में जो कट ऑफ साझा हुई थी, जारी हुई थी, वो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। 2 प्रकार की स्लाइड आपके सामने है। एक है कट ऑफ जो नॉन टीएसपी की है फर्स्ट वाली, और दूसरी कट ऑफ जो है वो नॉन टीएसपी की है, शेड्यूल एरिया की है। तो आप देखना, मेरे साथ में रहना, कितनी कट ऑफ गई थी पिछली बार। तो पिछली बार नॉन टीएसपी में जनरल की कट ऑफ गई थी 196 नंबर, जिसके 196 नंबर आए थे उसका सिलेक्शन हो गया था। और अगर 196 को प्रतिशत में बदला जाए तो 65 नंबर की 65% मेरिट गई थी पिछली बार, जो ज़्यादा नहीं थी, एक सामान्य एक औसत मेरिट थी। अगर इसको ध्यान में रखा जाए तो आप तैयारी इस तरह से करो कि इसके आसपास आपके नंबर आ जाएं। जनरल की मेरिट ही मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। एससी के मेरिट, एसटी के मेरिट, ओबीसी की मेरिट नीचे दे रखी है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको देख सकते हो। ठीक है, जनरल की मेरिट को ही ध्यान में रख करके अभ्यर्थियों को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि टारगेट अपना बड़ा ही होना चाहिए। टीएसपी की मेरिट की बात करें तो टीएसपी की मेरिट कम गई थी नॉन टीएसपी से 22 नंबर, यानी टीएसपी और नॉन टीएसपी में 11 क्वेश्चन का अंतर था। ठीक है, टीएसपी की मेरिट गई है 174, 174। कितने नंबर का अंतर है, 22। कितने क्वेश्चन का अंतर है, 11 क्वेश्चन का। तो वहाँ पर 196 65% की मेरिट गई थी, यहाँ पर 174 मतलब 58% के आसपास मेरिट गई है। अब इनको ध्यान में रखते हुए अपन को तैयारी करनी है कि मेरे नंबर आ जाए, मेरे क्वेश्चन सही हो जाए 150 में से लगभग 100,
और मेरा प्रतिशत बन जाए लगभग 65 से 70 के बीच में, टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों का वर्गीकरण करने के बाद। तो जो टीएसपी के अभ्यर्थी हैं वो देख लें कि आपकी मेरिट का अंतर 22 नंबर का रहा, तो लगभग इस बार भी 20 से 22 नंबर का अंतर रहेगा, और इस मेरिट के आसपास ही टीएसपी और नॉन टीएसपी की का मेरिट डिफरेंस रहने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं आगे अगली स्लाइड की तरफ। आप देखना एसटी की कैटेगरी नॉन टीएसपी में गई थी 116 और यहाँ पर एसटी की गई थी 160। तो आप इस तरह से दोनों का तुलनात्मक वर्गीकरण कर सकते हो आप अगर टीएसपी के हो तो, बाकी नॉन टीएसपी के हो तो आप इस मेरिट को देखें। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड को देखते हैं। अब अपन को ये हमने देख लिया कि पिछली बार जनरल की नॉन टीएसपी में गई थी 65% मेरिट और टीएसपी में गई थी 58% मेरिट। अब हमको जो अंक विभाजन हमने पहले किया था कि 38 क्वेश्चन बनेंगे भारत के जीके के, 30 क्वेश्चन बनेंगे राजस्थान के जीके के, 22 क्वेश्चन बनेंगे लैंग्वेज के, इसके बाद में 45 क्वेश्चन बनेंगे मैथ और रीजनिंग के, और इसके अलावा 15 क्वेश्चन बनेंगे कंप्यूटर के। तो हमको कितने क्वेश्चन उसमें से सही करने चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। तो अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली स्लाइड की तरफ हम जाएं तो एक बार इस स्लाइड को आप अच्छी तरह से देखिए। मैंने इसके आगे एक कॉलम और बना दिया है, लक्ष्य कि जो अंक विभाजन कर रखा है उसमें हमको कितने प्रश्न सही करने हैं। तो देखते हैं, जो भारत का भूगोल, भारत का जो जीके जिसमें भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत की पॉलिटिकल और जनरल साइंस है, टोटल मिला करके 38 क्वेश्चन जो बनने हैं, उस 38 क्वेश्चन में हमको कितने क्वेश्चन राइट करने चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। फिर अगले स्लाइड में हम यह चलेंगे कि 38 क्वेश्चन को में अगर हमको 26 से 30 क्वेश्चन सही करने हैं तो उसके लिए हमारी योजना क्या होनी चाहिए, इसके लिए हमारी सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसमें हम अगली स्लाइड में चलेंगे। 38 क्वेश्चन में से या तो आपके 26 क्वेश्चन सही हो या आपके 30 क्वेश्चन सही हो। आप 38 में से 38 तो सही कर पाओगे नहीं, तो 38 में से आपके 26 सही हो गए या 30 सही हो गए, तो 26 से 30 के बीच में रेशो रहे या 24 से 30 के बीच में रेशो रहे तो कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। आप इस अंक विभाजन के इस पहले वाली कैटेगरी में आप सेफ पॉइंट पर रहोगे। ठीक है, अब वो 26 से 30 प्रश्न सही करने कैसे हैं, यहाँ पर ये प्रश्नों की संख्या है, नंबर नहीं है ना, नंबर तो 76 है। अगर आप 26 करोगे तो 52 नंबर आपको 76 में से लाने हैं, अगर आप 30 करोगे तो 76 में से 60 नंबर आपको लाने हैं। दूसरी बात करते हैं राजस्थान का जीके, क्योंकि राजस्थान का जीके तो सबका स्ट्रॉन्ग रहता ही है, भारत का जीके लगभग अधिकांश अभ्यर्थियों का वीक रहता है, क्योंकि अभ्यर्थी राजस्थान के जीके को पहले वेटेज देते हैं, क्योंकि दूसरे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भारत का जीके आता है नहीं आता है उस तरह का बैलेंस रहता है, लेकिन राजस्थान का जीके तो हमेशा हर जगह आता ही है, इसलिए राजस्थान का जीके लगभग हर अभ्यर्थी का स्ट्रॉन्ग रहता है और आपका भी रहना चाहिए। तो 30 क्वेश्चन में एक अनुमान अपन लगाते हैं कि या तो 21 या फिर 22 क्वेश्चन आपके सही हों। अगर आपके ज़्यादा होते हो तो अच्छी बात है, लेकिन एवरेज आपके इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना और इस हिसाब से आपको तैयारी की योजना बनानी है। अब आप देखो 3 महीने आपके पास में है, आप किस तरह से पढ़ रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो, आपकी पढ़ाई की अप्रोच क्या है, आप कितने घंटे बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, आप जितने घंटे बैठ रहे हो पढ़ने के लिए उतने घंटे पढ़ करके आपने कितना अर्न किया है, इन सभी बातों का एनालिसिस आपको खुद को करना पड़ेगा, ताकि तो आप 3 महीनों में एक व्यवस्थित प्लानिंग के साथ में तैयारी कर पाओगे, क्योंकि इसको ही ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। मैं जो अंक विभाजन बता रहा हूँ, मैं जो लक्ष्य बता रहा हूँ, उससे आप और ज़्यादा नंबर लाएं, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। अगली बार तो आपको 38 क्वेश्चन में से फर्स्ट वाले में 26 से 30, दूसरे वाले में 30 क्वेश्चन में से 21 से 22 क्वेश्चन सही करने हैं। तीसरे आपके पास तीसरा विभाजन आपका आ गया हिंदी और अंग्रेजी। कितने प्रश्न आ रहे हैं? 22। हिंदी के कितने? एवरेज अगर दोनों का बैलेंस तोड़ दें तो हिंदी के 11 क्वेश्चन आएंगे और अंग्रेजी के 11 क्वेश्चन आएंगे, तो 11 और 11 कितने हो गए? 22 क्वेश्चन, और 22 क्वेश्चन हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 44 क्वेश्चन। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों की यह दिक्कत है, उनका हिंदी तो सही है, समझ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश थोड़ी सी उनकी वीक रहती है। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश जो है वो बहुत इजी दे रखी है सिलेबस में, और इंग्लिश का भार भी बहुत कम है। आपकी इंग्लिश के 11 प्रश्न बनने हैं, तो आप इंग्लिश के सिलेबस को देख करके एक मोटा मोटा अनुमान कर लीजिए कि आपको इंग्लिश में क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है।
तो जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है उसको बिल्कुल हटा दीजिए, उसको हाथ भी नहीं लगाना है। अगर आपके 11 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन भी इंग्लिश के सही हो जाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे, पहली बात। दूसरी बात, हिंदी, अब हिंदी को तो छोड़ सकते नहीं आप, हिंदी के तो आपको अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी ही है। तो कुल मिलाकर के आपके 22 क्वेश्चन में से मिनिमम 13 और मैक्सिमम 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 15 से ज़्यादा करो, मैं तो चाहता हूँ आप 22 में से 22 सही करो, लेकिन एक आंकड़ा आपके सामने थोड़ा सा शो कर रहा हूँ। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा पॉइंट जो है वो किसी अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और किसी अभ्यर्थी के लिए बहुत ज़्यादा वीक होता है। जिसके स्ट्रॉन्ग होता है वो 45 में से 45 क्वेश्चन एकदम करेक्ट करके आएंगे, या फिर 44-42 क्वेश्चन एकदम सही करके आएंगे। और जिनका वीक होता है उनकी तो ये दिक्कत है कि मैं 20 प्रश्न, 25 प्रश्न, 30 प्रश्न कर लूँ तो भी गणित में मेरे लिए बहुत है। तो एक सुविधा तो आपकी ये है कि गणित में भी खाली अंक गणित दे रखी है। दूसरी सुविधा आपकी ये है कि गणित के साथ में रीजनिंग दे रखी है। जो पिछली बार पटवारी की मैथ थी उसके बनिस्पत इस बार की जो मैथ है वो ईजी है। तो माइंड के अंदर एक सकारात्मक बिंदु को आप सेट कीजिए। दूसरा, गणित के साथ में रीजनिंग है। रीजनिंग अपन प्रैक्टिस करने से रीजनिंग में कुशलता आ सकती है, रीजनिंग में हम पार पढ़ सकते हैं। तो बैलेंस बना लीजिए, दोनों का सिलेबस देख लीजिए, गणित का सिलेबस क्या है, रीजनिंग का सिलेबस क्या है और उसको किस तरह से कवर करना है। क्लियर है? अपेक्षा क्या रहेगी, लक्ष्य क्या रहेगा? 45 क्वेश्चन है तो आप 45 में से या तो 30 क्वेश्चन सही करो या 35 क्वेश्चन सही करो। अब आप कहोगे सर हमसे तो 30 क्वेश्चन भी सही नहीं हो सकते हैं। तो अगर आपसे 30 क्वेश्चन सही नहीं हो सकते, आप 20-25 के बीच में रहने वाले हो, तो आपको फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 जो भारत जी के, राजस्थान जी के, कंप्यूटर, लैंग्वेज, उन पक्षों को मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर वो पक्ष हमने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उससे अधिक आपके मजबूत हो गए तो आपके गणित अगर कमज़ोर भी है तो आप अपना बैलेंस बना लोगे। क्लियर है? चलते हैं आगे। तो अपेक्षा आपसे यह है कि आपका लक्ष्य निर्धारित हो, 45 में से आपके प्रश्न राइट हो जाए 30 या 35। अगर आप 35 से ज़्यादा करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 35 से कम करते हो, 30 से कम करते हो, तो आपको दूसरे पक्षों की तरफ ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। उन पक्षों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। चलें आगे। लास्ट अपने पास में बचता है कंप्यूटर। कंप्यूटर की बात करें तो 15 क्वेश्चन हैं और 30 नंबर का वेटेज है। और इसमें से अपने कितने प्रश्न सही होने चाहिए? तो 9 या 10, ऐसा आपसे अपेक्षा है कि ऐसा आपका लक्ष्य हो। आप 15 में से 15 करो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो आप और ज़्यादा अच्छी रैंक के साथ में सेलेक्ट होंगे। लेकिन आप 15 में से 15 नहीं करते हो तो आपकी तैयारी ऐसी तो होनी चाहिए कि आप 15 में से 10 क्वेश्चन लगभग आप सही कर ही लो। अब आप एक बार पूरी तरह से वापस आइए। पहले जो मिनिमम कैटेगरी थी, लक्ष्य निर्धारित कर रखा था, उसकी तरफ हम चलते हैं। 26 क्वेश्चन 36 में से, 21 क्वेश्चन 30 में से, 13 क्वेश्चन कितने में से? 22 में से, 30 क्वेश्चन कितने में से? 45 में से, 9 क्वेश्चन कितने में से? 15 में से। तो आपके 99 से लगा करके 100 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। ये टीएसपी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये नॉन टीएसपी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। और अगर टीएसपी के अभ्यर्थी आप हो तो भी आपको नॉन टीएसपी में सेलेक्ट होना है, उसी उद्देश्य से आपको तैयारी करनी है, पहली बात। तो मिनिमम आपके 150 में से 99 या 100 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब दिक्कत यह है कि जब हम पेपर करने को बैठते हैं तो परीक्षा हॉल का जो स्ट्रेस होता है वो बिल्कुल अलग तरह का होता है। दिक्कत ये होती है कि 150 नंबर अपन करने बैठते हैं तो या तो करके आ जाते हैं 140, 145, और जब आंसर की जारी होती है और आंसर की से क्वेश्चन का मिलान करते हैं तब 145 में से 30 गलत हुए, 30 गलत हुए तो 10 राइट है वो गलत हो गए, 40 गलत हो गए, मेरे तो इतने कट गए। तो एक वीडियो अपना स्पेशल इस तरह से बनेगा कि आप एग्ज़ाम हॉल के स्ट्रेस से कैसे दूर रहो। और पहली बात, आप जब क्वेश्चन सोल्व करते हो तब आप चारों ऑप्शनों को पढ़ करके किस तरह से आपको आंसर चूज करना है उस पर भी हम बात करेंगे। तो 99 से लगा करके 100 क्वेश्चन आपके 150 नंबर प्रश्नों में से सही होने चाहिए। मतलब आपके 300 में से एवरेज 200 नंबर तक तो आने ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मैंने 112 क्वेश्चन सही कर रखे हैं ये मेरिट से भी ऊपर जाने वाले अभ्यर्थी हैं जो ये क्लियर करके बैठे कि इस बार मेरे को बहुत
अच्छी रैंक से पटवारी को क्लियर करना है, टॉप 10 में आना है, टॉप 50 में आना है, तो वो 112, 115, 120 उस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व सही करने वाले हैं। तो वो मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, लेकिन आप मैक्सिमम मिनिमम को बैलेंस बनाते हुए आपको तैयारी करनी है, पहली बात। आगे चलते हैं। कितने स्लाइड हो गई? 2। पहले हमने देखा सिलेबस में हमने देखा अंक का विभाजन, फिर हमने देखा पिछली बार की मेरिट टीएसपी और नॉन टीएसपी की क्या थी, और फिर हमने देखा कि इस बार अगर हमको पटवारी में सेलेक्ट होना है तो हमारा अनुमानित लक्ष्य क्या होना चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगली स्लाइड को देखते हैं। अगली स्लाइड है अपने पास में कि अब 99 क्वेश्चन को सही करने के लिए या 100 क्वेश्चन से ऊपर के क्वेश्चन को सही करने के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे पास में समय है 3 महीने। तो बहुत सारे अभ्यर्थी मन में यह धारणा करके बैठ गए कि हमको ऑफलाइन कोचिंग का सहयोग नहीं मिला, अगर हमको ऑफलाइन कोचिंग का सहयोग मिल जाता तो हम आसानी से हर चीज़ को समझते हुए एक योजनाबद्ध तैयारी कर सकते थे। अब वो स्थितियाँ क्या बनती हैं आगे अक्टूबर महीने के बीच में या उसके बाद में, अगर ऑफलाइन कोचिंग खुलने की परमिशन गवर्नमेंट देती है तो आप सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इस कोविड महामारी के दौर में अगर ये सुविधा आपको नहीं मिल पा रही हैं तो आपको खुद पर विश्वास क्रिएट करके जो 3 महीने आपके पास में है उसको तो भुनाना ही है, क्योंकि मौका आपको बार बार मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप देखना, जब आप 6 महीने 4 महीने तैयारी करके 1 साल तैयारी करके जब आप एग्ज़ाम देते हो और एग्ज़ाम दे करके जब आप बाहर निकलते हो और उधर जुल में रहते हो कि हाँ क्वेश्चन पेपर औसत गया है, रिज़ल्ट का वेट करते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो रिज़ल्ट आने के बाद, सिलेक्शन नहीं होने के बाद जो महीने भर की 15 दिन की जो पीड़ा होती है वो बहुत दुखदायी होती है। इसलिए अभी आपके पास में 3 महीने हैं, उस 3 महीने में आप अपना पूरा 100% लगा दीजिए, एक अच्छी योजना बनाइए, सेटिंग पावर बढ़ाइए, जितने घंटे आप पढ़ रहे हो उतने घंटे आप बहुत ज़्यादा कैच कीजिए और एक अच्छी व्यवस्थित तैयारी कीजिए। ठीक है, आर या पार इस तरह की तैयारी करके आपको बैठना पड़ेगा। अब हम ये देख रहे हैं कि 99 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन 150 में से सही करने के लिए या फिर उससे ज़्यादा क्वेश्चन को सही करने के लिए हमारे पास में जो 3 महीने हैं उसमें हमको क्या क्या प्लानिंग करनी है। पहली बात, मैंने यहाँ पर सबसे पहला बिंदु रखा है कि इस 3 महीने के ड्यूरेशन में आपको स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे मेन चीज़ है। आप कभी कभी महसूस करना, जब आप 2-3 महीने तक कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो किसी दिन एक ऐसा मोमेंट भी आता है जब मन के अंदर निराशा का माहौल सा क्रिएट हो जाता है और लगता है कि मेरे से इतना सिलेबस कवर नहीं होगा और मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। ठीक है, उस निराशा की वजह से आप जो पढ़ रहे हो उसमें आपका मन भी नहीं लगेगा और आप बंद करके बुक्स को बाहर रूम से निकल करके फिर आप दूसरे कामों की तरफ चले जाओगे या मन थोड़ा सा दुखी रहेगा पूरा दिन आपका। लेकिन कभी कभी क्या हर हमेशा आपका ये मोमेंट मतलब आपका ये मोमेंट ज़्यादा आएगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये कवर हो गया है और मैं आगे भी जो मेरे को समय मिलने वाला है उसमें मेरे को अच्छी तरह से पढ़ना है। जब उस तरह का भाव जब क्रिएट होता है उस समय अपने आप को और उसमें झोंक दीजिए और उस समय अपने आप से इतने कमिटमेंट कर लीजिए कि उस कमिटमेंट के बल पर आप आगे आने वाले समय को और ईमानदारी से निरंतरता के साथ में लगा सको। तो जब आप पॉजिटिव थिंक रख रहे हो, पॉजिटिव माहौल आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है, तब आप उस समय अपने खुद से कमिटमेंट कीजिए कि आगे का जो समय है उसका यूटिलाइज मुझे इस तरह से करना है। कुल मिलाकर के खुद पर विश्वास होना चाहिए कि सिलेबस चाहे कितना बड़ा हो छोटा हो, इतना समय है, मैं आसानी से इन विषय वस्तु का सहारा लेकर के इनको अन्य स्टेप में बांट करके इस तरह रिवाइज करके मैं पार पड़ जाऊंगा, मैं 100% सफल हो जाऊंगा। और इस तरह का भाव जब आपके अंदर क्रिएट रहेगा तब आप मन लगा करके पढ़ सकोगे। जितने घंटे आप पढ़ रहे हो वो उसका आपको बेटर फीडबैक मिलता रहेगा। तो स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। कभी भी नेगेटिव माइंड, अगर नकारात्मक भाव आएंगे, लेकिन नकारात्मक भाव को कभी भी खुद पर हावी होने नहीं देना है, पहली बात। दूसरी बात,
ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दो तरह की पढ़ाई होती है, एक योजनाबद्ध और एक परंपरागत। दोनों में अंतर क्या है और दोनों में फ़ायदा और नुकसान क्या है? तो परंपरागत तरह से पढ़ने से होता क्या है, तो अपन ने संबंधित गाइड ले ली, संबंधित चैप्टर ले लिया, पढ़ लिया, फिर 1-2 घंटे बाद संबंधित गाइड ली, दूसरा चैप्टर लिया, पढ़ लिया। लेकिन ये सिलेबस में क्या है, अंक विभाजन में क्या स्थान रखता है, इसकी क्या वैल्यू, इसको किस तरह से पढ़ा जाए, इसका पूरा सार कैसे निकाला जाए, इस तरह की अगर योजना आपके माइंड में नहीं है तो आप कितने भी घंटे पढ़ लो वो बेकार है। तो एक व्यवस्थित योजना बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और इस योजना को बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो सिलेबस का सूक्ष्म विश्लेषण करना है, पिछले पेपर को देखना है, विषय वस्तु को माइंड के सामने रखना है, आपके रूम में जो अनावश्यक बुक्स पड़ी हुई है उन सबको रूम से बाहर निकाल देना है। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो आपके पूरे रूम में पटवारी का ही सिलेबस, पटवारी की ही विषय वस्तु रहनी चाहिए, एक्स्ट्रा कचरा नहीं रहना चाहिए। फिर बहुत अच्छा तो यह भी होगा कि आपकी जो किताब की लाइन है उसमें 1, 2, 3, 4, 5 जो विभाजन है उस विभाजन के अकॉर्डिंग नोट्स तैयार पड़े होने चाहिए कि भारत जीके से संबंधित रजिस्टर है, नोट्स है, विषय वस्तु है, राजस्थान जीके से संबंधित रजिस्टर है, नोट्स है, विषय वस्तु है, ये लैंग्वेज से संबंधित रजिस्टर है, नोट्स है, ये मैं तो रीजनिंग के प्रैक्टिस पेपर है, मैं तो रीजनिंग के गाइड है, मैं तो रीजनिंग से संबंधित विषय वस्तु है, और ये कंप्यूटर से संबंधित विषय वस्तु है। ठीक है, अब क्या करना है, ये भाई 38 नंबर का, ये 30 नंबर का, ये 45 नंबर का, ये 15 नंबर का, ये 22 नंबर का है। तो इस तरह से आपको माइंड सेट करना है कि अब इसमें ये सिलेबस है, मुझे कवर कैसे करना है, इसको कहते हैं योजना। रात को सो रहे हो तो सोते समय खुद से ये कमिटमेंट करो कि कल जो दिन उगने वाला है उसमें मेरा सुबह का खाना, शाम का खाना, दोपहर की नींद और इसके अलावा जो मेरा समय बचता है उसमें मुझे 3 घंटे उसको, 2 घंटे उसको, 3 घंटे उसको, 2 घंटे उसको देने हैं। अगर ये खुद से कमिटमेंट करके पहली रात को आप जब सोओगे तो दूसरा दिन आपका उस कमिटमेंट में बंधा हुआ रहेगा और आप संबंधित विषय वस्तु को टाइम दे पाओगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से योजना का निर्माण करना है, और योजना का निर्माण ही नहीं करना है, साथ साथ में उसको किस तरह से क्रियान्वयन भी करना है, मतलब उसको अप्लाई भी करना है। क्योंकि अगर आप 6-8 महीने से पहले से पढ़ रहे हो तो अब आपके पास में जो 3 महीने हैं उसमें तो आपको पूरा का पूरा झोंक ही देना चाहिए, क्योंकि वो 6-8 महीने भी आपके बेकार नहीं जाए। 3 महीने आप इसको अच्छी तरह से संभाल लो और आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जो दूसरी बार तैयारी करनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा दुखदायी होती है। तीसरी बात करते हैं। तीसरी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो मेरी तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जैसे बात करते हैं भारत जीके की, और भारत जीके में आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो आप संबंधित जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसमें आप उसकी एक तो आपके पास में गाइड होगी या आपके पास में कोचिंग के नोट्स होंगे। तो गाइड और कोचिंग के नोट्स में बहुत ज़्यादा मटेरियल दे रखा है। जैसे मूल अधिकार की बात करें तो आपके नोट्स में 6 से 7 या 8 पेज मूल अधिकार से रिलेटेड ही होंगे। उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो 3 पेज उसके ही होंगे। उसके बाद राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के 5 पेज उसके ही होंगे। अब समय कम बचा है और आप उन चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे तो इतने पेज आपके लिए पढ़ना, मतलब कुल मिला करके अपना समय थोड़ा सा उसमें खराब होता है। तो आपको क्या करना है, एक तो कीवर्ड्स क्या है, इसकी वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, और दूसरा है शॉर्ट नोट्स। 2 पॉइंट आप ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स और कीवर्ड्स। बात करें मूल अधिकार की तो 12 और 13 में मूल अधिकार की परिभाषा है। आर्टिकल 12 और 13 में भाग 3 अमेरिका से मूल अधिकार लिए, आपको पता है। 14 से लगा करके 32 तक मूल अधिकार है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हर मूल अधिकार के बारे में आपने 1-1, 2-2 पैराग्राफ लिख रखे हैं। अब आपको क्या करना है, आपके जो संबंधित नोट्स या गाइड है जिसमें आपने पहले 1-2 बार पढ़ा है उसी में आप उसको 1-2 बार और अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और जो कंसेप्ट वाली चीज़ें उसको वहीं क्लियर कर दीजिए। फिर आप एक जो 5 या 6 पेजों का मैटर है वो आप आधे पेज में उतार लीजिए, वो आपके हो जाएंगे शॉर्ट नोट्स। तो पूरे पॉलिटिकल साइंस के अगर 100 पेज हैं तो 100 पेज को आप 15 पेजों में वापस समेट लोगे, तो वो 100 पेज को 15 पेजों में समेट लेना उसको कहते हैं शॉर्ट नोट्स। और वो 100 पेजों को 15 पेजों में आप तब समेट पाओगे जब 100 पेजों से संबंधित कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। अगर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप उस पर ध्यान दें, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाएं।
फिर आपको क्या करना है, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, शाम के टाइम में खाना खाने के बाद आपको घूमना है तो आप छत पर उस रजिस्टर को लेकर के, उस पेज को लेकर के चले जाइए और दोहराव कर लीजिए। तो आप आधे घंटे के अंदर आप 5 दिनों का मैटर रिवाइज करके आ जाओगे और आप कॉन्फिडेंस आपका उसमें अप होगा। दूसरी बात, कीवर्ड्स क्या है, तो आप जब पढ़ते हो तो बहुत सी चीज़ें अपन को याद नहीं रहती हैं और बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जो पूरे पैराग्राफ में होती है या पूरे पेज में होती है और हमको लगता है कि ये पूरा पेज या पूरा पैराग्राफ की जो मेन चीज़ें हैं वो ये 2-3 शब्द या 2-3 लाइन या 2-3 सेंटेंस है। तो आप उस पूरे पेज की जो 2-3 मेन चीज़ें हैं उसको कहते हैं कीवर्ड्स, और इस कीवर्ड्स को आप साइड में उस जहाँ पर आपने संबंधित नोट्स बना रखे हैं वहाँ आप उतार लीजिए। दूसरी बार जब आप उस पेज को पढ़ने जाओगे तो उस कीवर्ड्स को देखते ही वो पूरा का पूरा पेज आपके माइंड में रिमाइंडर हो जाएगा, समय बचेगा, अच्छी अप्रोच के साथ में तैयारी होगी और अपन थोड़ा सा एक व्यवस्थित तरह से तैयारी को मूर्त रूप दे पाएंगे। क्लियर है? चलते हैं अगली बात। अगर आपका सिलेबस कवर हो जाता है तो आप लगभग एग्जाम से पहले 20 से 25 मॉडल पेपर सोल्व करें। ये मॉडल पेपर सोल्व करने से आपको परीक्षा हॉल में होने वाली गलतियों से आप बच सकोगे और मॉडल पेपर सोल्व करने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो एग्ज़ाम से पहले 20 से 25, एग्ज़ाम से पहले मतलब जब एग्ज़ाम आ रहा है उसके 1 महीने पहले से आप चालू करो तो भी, अगर आपकी तैयारी हो गई और आप रिवीजन के दौर में हो तो अभी से आप मॉडल पेपर को सॉल्व करो तो भी, लेकिन एग्ज़ाम से पहले मिनिमम से मिनिमम 20 से 25 आपके मॉडल पेपर सॉल्व हो जाने चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। दूसरा, अभ्यर्थी क्या करते हैं कि बहुत सारी विषय वस्तु को लेकर के उसके अंदर कभी यहाँ से ये पढ़ लिया, कभी यहाँ से पढ़ लिया, ये भी बुक्स ले ली, ये भी ले ली, ये भी ले ली। इससे क्या कि हम भूल जाते हैं कि कहाँ से क्या पढ़ा था और संबंधित चीज़ का दोहराव नहीं कर पाते। जब तक हम पढ़े हुए चीज़ों का दोहराव नहीं कर पाएंगे तो वो चीज़ें कभी भी माइंड में स्थायी सेट नहीं हो पाएगी और जब तक वो ज्ञान स्थायी सेट नहीं है तब तक आप कितना भी पढ़ लो कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसका अधिक से अधिक दोहराव होना चाहिए। लगभग 5 से 6 बार आप संबंधित जो चीज़ पढ़ रहे हो उसका दोहराव हो जाए ताकि वो माइंड में आपके एकदम सेट हो जाए और प्रश्न देखते डायरेक्ट आपको दिमाग में आ जाए कि ये मैंने पढ़ा हुआ है और उसका आंसर इस तरफ है। तो विश्वास होना चाहिए, योजना का निर्माण होना चाहिए व्यवस्थित, इसके अलावा उसका क्रियान्वयन भी होना चाहिए। कीवर्ड्स आप पढ़ते समय यूज़ करोगे, शॉर्ट नोट्स आप पढ़ने के बाद यूज़ करोगे। शॉर्ट नोट्स आप हर चीज़ के बनाना ही बनाना, आप हर चीज़ के नहीं बनाओ तो भी आपको लग रहा है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है उसके शॉर्ट नोट्स बना देना, ठीक है। मॉडल पेपर आप सॉल्व करोगे और अधिक से अधिक आप विषय वस्तु का दोहराव करोगे और जो आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि सामान्य भारत में 26-30 प्रश्न सही होने चाहिए, कला संस्कृति में 21-22 क्वेश्चन सही होने चाहिए, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान जीके, राजस्थान इतिहास में, लैंग्वेज में 13-15 क्वेश्चन सही होने चाहिए, मैथ में 30-35 क्वेश्चन सही होने चाहिए, मैथ में 30-35 क्वेश्चन सही होने चाहिए, सामान्य कंप्यूटर में 9-10 क्वेश्चन सही होने चाहिए, एवरेज मेरे 99 या 100 क्वेश्चन सही होने चाहिए या इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अगर ये लक्ष्य आप बनाते हो तो इस लक्ष्य को बनाने के लिए आपको इन सब चीज़ों की तरफ भी ध्यान रखना ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। उस वीडियो में हम सिलेबस से संबंधित बुक्स के बारे में बात करेंगे और समसामयिक घटनाक्रम को आप किस तरह से कवर करोगे उस तरफ बात करेंगे। भारत जी के बहुत डिफ़िकल्ट आपको अगर लग रहा हो क्योंकि सिलेबस का वर्गीकरण भी नहीं दे रखा है, सिंपल सा दे रखा है भारत का प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास, 18वीं शताब्दी के बाद का इतिहास। तो भारत का इतिहास कैसे कवर करना है, ज्योग्राफी भारत की कैसे कवर करनी है, भारत का पॉलिटिकल साइंस कैसे कवर करना है, करंट अफेयर्स को कैसे वेटेज देना है, उसको कवर कैसे करना है, राजस्थान जीके के लिए क्या सही अप्रोच होनी चाहिए, लैंग्वेज के लिए क्या सही अप्रोच होनी चाहिए, रीजनिंग कंप्यूटर के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए और सामान्य कंप्यूटर के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। जल्दी एक वीडियो में इस पर बनाता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, और ये दोनों वीडियो मर्ज करके आप एक व्यवस्थित प्लानिंग सेट करेंगे और उसके साथ ही एक व्यवस्थित तैयारी करेंगे। माइंड में ये सोचेंगे कि इस बार हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। मैं 3 महीने अपना पूरा मन लगा दूंगा, तन मन धन पूरा का पूरा 3 महीने मुझे
किसी भी कंडीशन में पटवारी की जॉब लेनी है, इस तरह का माइंड आपको सेट करना है। आपको हर हाल में प्रथम आना है, यही हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।